श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग षष्ठांश के अधिपति से फल विचार का द्वितीय भाग है। प्रथम भाग में आपको पहली 15 षष्ठांश के जो अधिपति हैं उनके बारे में बताया गया और आज अगले क्रम में अगले 15 षष्ठांश के जो अधिपति हैं उनके बारे में बताया जाएगा। षष्ठांश के अधिपति का जातक के स्वभाव पर, जातक के कर्मों पर और उसके संबंधों पर विशेष रूप से देखा जाता है। षष्ठांश क्योंकि सबसे सूक्ष्म वर्ग कुंडली है, महर्षि पाराशर द्वारा जो 16 वर्ग बताए हैं, और षष्ठांश क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्मों का परिलक्षण दिखाती है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली होती है। नवमांश के बाद दूसरा प्रभाव इसका सबसे अधिक जीवन में देखा जाता है, क्योंकि नवमांश और षष्ठांश ये जीवन के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी माने गई है। जैसे नवमांश आत्मा है किसी भी ग्रह की, तो षष्ठांश को हम सूक्ष्म आत्मा कह सकते हैं। तो विचार करते हैं कि 16वें से लेकर 30वें जो षष्ठांश के अधिपति होते हैं उनका जातक के जीवन पर क्या प्रभाव होता है। षष्ठांश की गणना बड़ी सरल होती है। कोई ग्रह जितने अंश कला पर बैठा होता है उसका दुगना करके जितने भी अंश होते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं और 12 का भाग देकर जो संख्या आती है उसी राशि में षष्ठांश का निर्माण हो जाता है और वही षष्ठांश का क्रम होता है। जैसे कोई ग्रह 5 अंश 45 कला पर है तो उसका दुगना होगा 11 अंश 30 कला। तो 30 कला को छोड़ देंगे, 11 अंश आए हैं उसमें 1 जोड़ देंगे यानी 12। 12 में क्योंकि 12 से अधिक नहीं है भाग नहीं देंगे, इसलिए 12वीं राशि यानी मीन राशि का षष्ठांश निर्धारित हो जाएगा। तो 16वां जो षष्ठांश का अधिपति होता है अहिभाग होता है, जिसे सर्प कहते हैं। ये पाप प्रभाव का होता है। जहाँ एम लिखा है वो अशुभ षष्ठांश होता है, जहाँ बी लिखा है वो शुभ षष्ठांश होता है। आप नाम से भी उसे देख सकते हैं। अहिभाग का मतलब होता है सर्प। ऐसा जातक गतिशीलता में रत रहता है लेकिन उसकी गति सीधी नहीं होती, सांप की तरह वक्र गति होती है। पार्क में, सिनेमा में, क्लब आदि में, यात्रा में, देशाटन में, ऐसे कार्यों में जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि पाई जाती है। स्थिरता का उसके जीवन में थोड़ा अभाव रहता है, गतिशीलता अधिक रहती है। उसे ऐसे ही कार्यों में सफलता मिलती है, उनमें रुचि भी होती है जिनमें एक गतिशीलता बनी रहे। प्रतिशोध की भावना ऐसे व्यक्ति में कहीं अधिक पाई जाती है। अगला जो षष्ठांश का अधिपति बनता है अमृत, दैवीय गुण से युक्त होता है, जीवन शक्ति देने वाला, अमर यानी स्मृतियों में, यादगार में अमर होता है। रसायन पदार्थों में, सुगंधित पदार्थों में ऐसे जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि पाई जाती है। अगला अधिपति है इंदु यानी चंद्रमा। ऐसा जातक शासकीय सेवा में बड़ा सफल होता है और शासक से उसे लाभ भी होता है। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है चंद्रमा की कला की तरह, लेकिन ममता से पूर्ण और शांत और शीतल स्वभाव से ऐसा जातक युक्त होता है। अगला वर्ग होता है, उसका अधिपति होता है मृदु अंश। ऐसा जातक जनहित के कार्य करता है, उनमें रुचि होती है, स्वभाव में मधुरता रहती है, दूसरों की रक्षण की प्रवृत्ति होती है। ऐसा जातक सेना, पुलिस आदि में भी दयालुता के स्वभाव के साथ अपना कार्य करता है। जनहित के संबंधित अपने विचार रख करके कार्य करता है। समय पड़ने पर दूसरों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना ऐसा जातक अपना धर्म समझता है। अगला अधिपति होता है कोमल। ये भी शुभ है। जातक स्वभाव से विनम्र होता है, मिष्ठान आदि का निर्माता, औषधि फल आदि में काम करने वाला,
या रसीले फल आदि का कार्य करने वाला या उनका उत्पादन करने वाला होता है। अच्छा बागवान हो सकता है, औषधि का विशेषज्ञ होता है, कन्फेक्शनरी आदि के क्षेत्र में मिष्ठान बनाने वाला हो सकता है। इससे अगले अधिपति का नाम है हिरंब। ऐसा जातक स्वाभाविक रूप से एक आचार्य होता है, गुरु होता है, स्वाभाविक शिक्षक होता है, शिक्षण प्रवृत्ति उसके रक्त में होती है। दूसरों को निर्देशित करने में, दूसरों को समझाने में, दूसरों का मार्गदर्शन करने में ऐसा जातक पारंगत होता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक कमी भी उसके अंदर होती है कि आत्म प्रशंसक होता है, उसे अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। निंदा कोई उसकी करे, उसके मुंह पर उसकी निंदा करे, वह उसे अच्छा नहीं लगता है। अगले अधिपति हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि के जनक होते हैं। ऐसे जातक की स्वाभाविक रूप से रचना निर्माण के कार्य में रुचि होती है, किसी नवीन उद्यम की स्थापना करता है, शुष्क मसाले और शुष्क फलों में, मेवा आदि में ऐसे जातक की रुचि रहती है। उनका भोग भी करता है और दूसरों को भी वितरण करने की उसकी स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है। अगला अधिपति होता है विष्णु, जनता का, संसार का संरक्षक है, पालक है और पालन पोषण से संबंधित जितने भी कार्य उसके होते हैं उनमें स्वाभाविक रुचि होती है, उनको वह करता भी है। लेकिन यदि यहाँ पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ, शनि राहु आदि का प्रभाव हुआ, उसकी राशि में हुआ, या शनि होकर मंगल की राशि में हुआ, मंगल होकर शनि की राशि में हुआ, तो ऐसा जातक प्रतिबंधित सामग्री का व्यवसाय करने वाला भी हो सकता है। स्मगलिंग आदि में उसकी स्वाभाविक रूप से रुचि होती है। अगला अधिपति है महेश्वर, भगवान शिव, जो संहारक स्थिति जिनकी बताई गई है। आशुतोष होते हैं, शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं, शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भूमवती होते हैं, भूस्वामी होते हैं, जमीन जायदाद के स्वामी होते हैं। ग्राम आदि के, समूह आदि के, नगर आदि के प्रमुख ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः पाए जाते हैं यदि उनके ग्रह में उतनी क्षमता है। जैसी भी उस ग्रह में क्षमता होती है ऐसे स्तर पर वह एक अच्छी भूमि का स्वामी होता है। अगले षष्ठांश के अधिपति होते हैं देव। ये पहले भी एक बार आ चुके हैं, तीसरे या चौथे क्रम पर। ऐसा जातक दानवीर होता है, जनहित का चिंतक होता है, लोकहित में कार्य करता है, विद्वान होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, देव स्वरूप होता है, समाज में सम्मानित और पूज्य होता है, संत प्रवृत्ति होती है और एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। अगला अधिपति होता है आर्द्र। आर्द्र का मतलब होता है नम, यानी विनम्र होता है, जल से युक्त होता है, जातक गंभीर होता है, शांत स्वभाव होता है, किसी धर्म संस्था का प्रमुख हो सकता है, जीवनदायक हो सकता है, दूसरों को अच्छा मार्गदर्शन देने का कार्य करता है। अगला जो अधिपति होता है उसका नाम है कलिनाश, यानी नाशक, कली नाश करने वाला, कलह का नाश करने वाला, दुर्गुणों का नाश करने वाला, दोषों का नाश करने वाला, पाप का नाश करने वाला, बुद्धिमान होता है, गुणों का संचार करने वाला होता है, गुण प्रदान करने वाला होता है, सद्विचारों से युक्त होता है, दुर्विचारों से दूर रहता है, सोच हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक विचारों से हमेशा दूरी बनाकर रखता है। अगले अधिपति का नाम है क्षितीश्वर, यानी जमीन का स्वामी, भूमि का स्वामी, शासक, भूपति। और ऐसा जातक की सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक रुचि पाई जाती है। उनका संग्रह करने वाला हो सकता है, उनका व्यवसाय हो सकता है, अपने घर को और जहाँ वह कार्य करता है सुसज्जित तरीके से उसको संवार कर रखता है। इसका अगला अधिपति होता है कमलाकर, यानी कमल का फूल जिस तरह से कीचड़ में भी खिला हुआ रहता है, गंदगी में भी खिल जाता है, उसी तरह से ऐसा जातक कमजोर लोगों में रहकर भी बलवान होता है, पापी लोगों में रहकर भी अपनी आत्मा को, अपने सद्विचारों को बनाकर रखता है, अपनी वृद्धि को प्राप्त करता है, समृद्धिशाली होता है। औषधि संबंधी कर्मों में, रसायन संबंधी कर्मों में जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि पाई जाती है और
ऐसा जातक अपने जीवन में मान सम्मान और सुख प्राप्त करता है। अगला जो सबसे अंतिम या 30वां अधिपति होता है मादी, जिसे शनि पुत्र कहा गया है, गुलिक कहा गया है। तो क्योंकि यह अशुभ होता है, इसे शुभ नहीं माना गया है, तो ऐसा जातक गृह सामग्री, रसायन सामग्री, साज सज्जा के कार्यों में रुचि रखता है। गृह संबंधी जो सामग्री होती हैं, जो दैनिक आवश्यकता की सामग्री होती हैं, उनमें ऐसा जातक व्यवसाय कर सकता है। तो इस प्रकार से जैसे इनके नाम होते हैं उसी के आधार पर उनके विचार पाए जाते हैं, उनका फलित में विचार हम कर सकते हैं। अन्य वर्गों के भी अधिपति होते हैं, सभी का सम्यक रूप से विचार करना चाहिए, लेकिन षष्ठांश के अधिपति, नवांश के अधिपति और द्वेषकांड के अधिपति का विचार कहीं अधिक प्रबल किसी भी जातक के जीवन में देखा जा सकता है। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नई विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।